नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने सीएम केसीआर पर हमले को लेकर अमित शाह पर किया पलटवार। कहा, पीएम मोदी के जुमलों से थक चुके हैं लोग। बता दें कि तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने मंगलवार को आदिलाबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर किए गए हमले पर उन्होंने पलटवार किया। केटी रामाराव ने अमित शाह की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा कि भारत में एक राज्य का नाम बताएं जहां प्रति व्यक्ति आय 300% से अधिक बढ़ी हो। मुझे ऐसा एक भाजपा शासित या कांग्रेस शासित राज्य का नाम बताइए। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जो अभूतपूर्व विकास कर रहा है। मुझे एक भी भाजपा शासित राज्य का नाम बताइए जो तेलंगाना से बेहतर प्रदर्शन किया हो। केटीआर ने कहा कि बार बार यहां आना, भाषण देना और लोगों को गुमराह करना तेलंगाना में काम नहीं करेगा। उनकी पार्टी ने 2018 में भी ऐसा ही किया और उनके 119 उम्मीदवारों में से 108 की जमानत जब्त हो गई। तेलंगाना में कोई भी अमित शाह या नरेंद्र मोदी की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। एक बार फिर उनके 110 से अधिक उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने वाली है। आगे उन्होंने कहा कि अगर लोग अमित शाह की बातें सुनेंगे तो इसे मजाक समझेंगे। पूरा भारत और तेलंगाना जानता है कि 9.5 साल में मोदी सरकार ने राज्य में एक भी शैक्षणिक संस्थान को मंजूरी नहीं दी। लोग उन जुमलों से थक गए जो हमें पीएम मोदी और अमित शाह से सुनने को मिलते हैं। लोग उनसे देश में महंगाई के बारे में पूछ रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चंद्रचूड़ का बड़ा बयान। कहा, सभी मुद्दों को सुनने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब सुप्रीम कोर्ट निष्क्रिय हो जाएगा। बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को केरल में बंदी हाथियों की मौत पर एक अंतरिम याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि ध्यान देने योग्य 1000 मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन अगर सभी मुद्दों को सुनने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब सुप्रीम कोर्ट निष्क्रिय हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, यह स्थानीय मुद्दे हैं जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा निपटाया जा सकता है। यदि वे कोई गंभीर गलती करते हैं तो हम उन त्रुटियों को सुधारने के लिए यहाँ हैं, लेकिन इस तरह से हम देश कैसे चला सकते हैं? देश में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है? हमें इनसे निपटना नहीं है। आप जानते हैं, देश भर में उठने वाले मुद्दों का सूक्ष्म प्रबंधन। यदि उच्च न्यायालय कोई गंभीर गलती करता है तो हम यहाँ हैं और सुधार करेंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में आरएसएस के 10 शीर्ष नेताओं में मंथन। लोकसभा चुनाव से पहले क्यों है महत्वपूर्ण? बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार दक्षिण भारत में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिशों में जुटी है। केरल में तो हाल में उसके समर्थन में चर्च के नेताओं को भी आते हुए देखा गया है। इन सब के बीच शीर्ष स्तर के 10 आरएसएस पदाधिकारियों का वहां की राजधानी तिरुवनंतपुरम में 2 दिनों की बैठक खास मायने रखती है। संघ में इस तरह की बैठकों की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने एजेंसी को बताया कि सोमवार से शुरू हुई आरएसएस नेताओं की ये बैठक रूटीन मामला है जो संगठन की कार्यकारिणी की 2 बैठकों के बीच में होती है। सूत्र का कहना है कि आमतौर पर ऐसी बैठक में 2 राष्ट्रीय कार्यकारिणियों के बीच होने वाले घटनाक्रमों के बारे में चर्चा होती है। अगर ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं भी होती है तो भी ऐसी बैठकें होती हैं। तिरुवनंतपुरम की बैठक में सिर्फ 10 शीर्ष पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। ये भी कहा गया है कि केरल में ये बैठक इसलिए की गई है क्योंकि आरएसएस प्रमुख अभी इस राज्य के प्रवास पर निकले हुए हैं। न्यूज क्लिक पर छापेमारी को पत्रकारों, कलाकारों, शिक्षाविदों ने प्रेस फ्रीडम पर हमला बताया। बता दें कि दुनिया भर के 230 से अधिक पत्रकारों, समाचार संगठनों, शिक्षाविदों और कलाकारों ने न्यूज क्लिक पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी की निंदा करते हुए कहा कि ये प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चिंताजनक हमला है। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक जैसे मीडिया आउटलेट समाज के उन हाशिए पर पड़े और खामोश क्षेत्रों को रोशनी देकर और आवाज देकर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं जो सम्मान और बदलाव की मांग करते हैं। उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए न्यूज क्लिक के संपादक परवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की तत्काल रिहाई की मांग की, जिन्हें कठोर गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों, टिप्पणीकारों, कार्टूनिस्ट और हास्य कलाकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापे और हिरासत, साथ ही इसके प्रधान संपादक परवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की यूएपीए के तहत गिरफ्तारी प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की
स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर एक चिंताजनक हमला है। मालूम हो कि बीते 3 अक्टूबर को समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़े कर्मचारियों और टिप्पणीकारों के यहां छापेमारी और पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने इसके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले इसी दिन सुबह पुलिस ने अगस्त माह में यूएपीए के तहत दर्ज इस मामले के संबंध में कुल 37 पुरुषों और 9 महिलाओं के खिलाफ छापेमारी और पूछताछ की थी। उनके मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी जब्त कर लिए गए थे। इजराइल हमलों की निंदा के बाद फिलिस्तीनी अधिकारों को कांग्रेस का समर्थन। बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन हमास के बीच जारी संघर्ष सोमवार को तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। इसको लेकर भारत में भी राजनीतिक पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिलिस्तीनी अधिकारों को समर्थन दिया। इजरायली बलों और हमास आतंकवादी समूह के बीच तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया। साथ ही कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के भूमि, स्वशासन और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों के लिए उसका लंबे समय से समर्थन है। कांग्रेस वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अनिवार्य मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। इससे एक दिन पहले पार्टी ने कहा था कि वो इजराइल के लोगों पर क्रूर हमलों की निंदा करती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी का हमेशा मानना रहा है कि इजरायलियों की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को सुनिश्चित करते हुए फिलिस्तीन के लोगों की वैध आकांक्षाओं की बातचीत के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन हमास के बीच जारी संघर्ष में दोनों पक्षों के 1100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। हमास के उग्रवादियों द्वारा शनिवार को गाजा से इजराइल पर 3000 से अधिक रॉकेट दागे जाने के बाद युद्ध शुरू हो गया। भारत आए इजरायली टूरिस्ट वापस जाने को बेताब। कहा, हमले के बाद से कोई सोया नहीं, हमें देश के लिए जाना ही होगा। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच खूनी संघर्ष जारी है। इस हमले में अब तक 700 से ज्यादा इजरायली की मौत हो गई, वहीं 400 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल के हमले के बाद गाजा में अब तक 2300 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल में हुए हमलों के बाद भारत में आए इजरायली टूरिस्ट अपने देश वापस लौटने को बेताब हैं। भारत आए इजरायली टूरिस्ट जल्द से जल्द अपने देश वापस लौट जाना चाहते हैं। हमास आतंकवादियों की ओर से शनिवार 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटोज देखने के बाद भारत में आए पर्यटकों की बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने जल्द से जल्द इजराइल लौटने का फैसला किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राजस्थान के पुष्कर में हमले के वक्त 350 इजरायली पर्यटक थे। 350 इजरायलियों में से 150 पर्यटक हमले की खबर सुनते ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए और देश की रक्षा के लिए अपने वतन लौटने का इंतजार कर रहे हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के इजरायली नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। ऐसे में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, हर कोई भारत से इजराइल जाना चाहता है। पुष्कर में यहूदियों के सामुदायिक केंद्र इजरायलियों के बेड चबार्ड में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए और एहतियात के तौर पर आतंकवाद विरोधी दस्ते ने निरीक्षण किया। पंजाबी गायक गुरदास मान ने कैंसिल किया अपना कनाडा का शो। कहा, टिकटों के पैसे होंगे वापस। बता दें कि भारत कनाडा में चल रहे राजनयिक विवाद के बीच पंजाबी गायक गुरदास मान की कनाडा यात्रा रद्द कर दी गई है। ये जानकारी प्रोडक्शन हाउस ने ट्विटर पर दी। साथ ही कहा कि यह कदम फिलहाल सबसे जिम्मेदार और आवश्यक कार्रवाई है। इस विवाद के बीच गुरदास मान ने अपना कनाडा दौरा टालने का फैसला किया और अपने प्रशंसकों से वादा किया कि सभी टिकटों के पैसे वापस कर दिए जाएंगे और जल्द ही नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। राजनीतिक विवाद इस स्तर तक पहुंच गया कि भारत ने कनाडा में अपनी वीजा सेवाएं निलंबित कर दी और कनाडा ने अपने राजनीतिकों को भारत से स्थानांतरित करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत ने उन पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। भारत ने यह भी आरोप लगाया कि कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराता है, जिसके बारे में भारत ने कनाडा को कई बार सचेत किया था। निज्जर उनमें से एक था, लेकिन कनाडा ने निज्जर को एक धार्मिक प्रमुख के रूप में माना। पंजाब के बाहर सिखों की सबसे बड़ी आबादी कनाडा में रहती है। कई पंजाबी रैपर्स कनाडा में रहते हैं। गुरदास मान से पहले कनाडा के रैपर शुभनीत सिंह थे। खालिस्तान समर्थक विचारों पर नाराजगी के बाद सितंबर में उनका पहला भारत दौरा रद्द हुआ। शुभ की एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आलोचना की गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत का विकृत नक्शा दिखाया गया था। अपना शो रद्द होने के बाद शुभ ने कहा कि भारत उनका भी देश है और उनका जन्म भी भारत में ही हुआ है। पंजाब मेरी आत्मा है, पंजाब मेरे खून में है। आज मैं जो कुछ भी हूँ पंजाबी होने के कारण हूँ। पंजाबियों को देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं। इतिहास के हर मोड़ पर पंजाबियों ने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि हर पंजाबी को अलगाववादी या राष्ट्र विरोधी के रूप में
नामित करने से बचें। इंडो कनाडाई रैपर एपी ढिल्लों को बहिष्कार के आह्वान का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें शुभ के साथ एकजुटता दिखाई और कहा कि संगीतकारों को अब हर कदम पर दूसरा और तिगुना अनुमान लगाना होगा। खालिस्तानी विवाद में दिलजीत दोसांझ का नाम भी कई बार घसीटा गया। कर्नाटक के पूर्व सीएम की चेतावनी, कहा सनातन धर्म हमारी रगों में बहता है, अगर हिंदू भावनाएं आहत हुई तो ठीक नहीं होगा। बता दें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने राज्य में भगवान गणेश उत्सव में रुकावट डालने की कोशिश करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने हिंदू भावनाएं आहत करने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेंगे। दरअसल सनातन धर्म पर तमिलनाडु के डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के आपत्तिजनक की टिप्पणी के बाद ये मुद्दा गरमाया हुआ है। इन्हीं विवादों के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि ये महान सनातन धर्म उनकी रगों में बहता है। बसवराज बोम्मई ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारे सनातन धर्म की तुलना मलेरिया से की जाती है तो क्या हम चुप बैठेंगे? सनातन धर्म हमारे रगों में बह रहा है, अगर किसी ने हमारी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वे कर्नाटक के हावेरी जिले के बंकापुर में हिंदू जागृति सम्मेलन में शिरकत करने के लिए शनिवार को पहुंचे थे। वहीं पर अपने संबोधन में उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान गणपति उत्सव को रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम उस सनातन धर्म से हैं जो विश्व में सभी मानव जाति के कल्याण के लिए काम करता है। पाकिस्तान या अफगानिस्तान से अलग यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जो कि वहां संभव नहीं है। उन्होंने बिना नाम लिए तमिलनाडु के मंत्री स्टालिन पर निशाना साधा और पूछा, यहाँ सभी स्वीकार्य है, सनातन धर्म के इस स्वभाव के कारण कोई इसे डेंगू और मलेरिया कहता है, क्या उनमें किसी दूसरे धर्म की तुलना ऐसे रोगों से करने की हिम्मत है? अगर वे ऐसा किए होते तो क्या हुआ होता? कांग्रेस जीती तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? दिग्विजय सिंह का अहम बयान, सीटों को लेकर किया ये दावा। बता दें कि चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसी बीच सी वोटर ने एक ओपिनियन पोल किया जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 135 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर उन्होंने कहा कि राज्य में सीएम पद का नाम कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में तय होगा, लेकिन मेरा मानना है कि कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में अपने सांसदों को चुनाव लड़वा रही है। इसका मतलब है कि शिवराज सिंह सीन से आउट हो गए और बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी हिला हुआ है। तभी वे शिवराज सिंह हर जगह जाकर कह रहे हैं कि चुनाव लड़ूं या न लड़ूं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 113 से 125 सीटें, वहीं बीजेपी को 104 से 116 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती है। इसी बीच सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी हुई। इसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं से आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया। इजराइल हमास युद्ध को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा देश के पूर्व पीएम ने कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा किए बैठा है इजराइल। बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष इस वक्त पूरी दुनिया की नजर में है। भारत में लोग इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं। इस हमले में अब तक दोनों तरफ से 1100 से अधिक आम नागरिकों की मौत हुई। चर्चा हो रही कि भारत के रुख पर भारत ने इजराइल को समर्थन दिया है। इस पर एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत को फिलिस्तीन को लेकर अपने रुख पर कायम रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र भी किया। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका एक भाषण वायरल हो रहा है, ने एक बार फिलिस्तीन के बारे में कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता के लिए एक पोस्ट टिकट जारी किया था। हमने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया था। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो इसमें बदलाव आया। ओस्लो समझौता अस्तित्व में आया, जिसमें कहा गया कि वेस्ट बैंक और गाजा में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश बनाया जाएगा। अब 30 साल हो गए हैं। दुनिया जानती है कि वहां अल अक्सा मस्जिद है। गाजा पट्टी पिछले 16 वर्षों से बंद, ये खुली हवा वाली जेल है।
इस युद्ध के बीच अमेरिका ने इजराइल के लिए सैन्य सहायता का ऐलान किया है। अमेरिका ने अपना एक युद्धपोत भी इजराइल बॉर्डर के पास तैनात किया है। गाजा पट्टी पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है और वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।